abnormalities in lipid metabolism or plasma lipid मैम रिपीट कर देना एबनॉर्मलिटीज के बाद। Okay, I'm repeated again. It results from abnormalities in lipid metabolism or plasma lipid transport or a disorder in the synthesis and degradation of plasma lipoproteins Done? यस मैम। तो हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स जो होते हैं बच्चे, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जो लिपिड्स का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी बॉडी में दो तरह के लिपिड्स होते हैं, जो एक अच्छे वाले होते हैं और एक बैड वाले होते हैं। जो गुड वाले होते हैं वो हमारी हार्ट वर्किंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, बट जो लिपिड्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फैट डिपोजिशन करते हैं और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। मीन्स उनमें जो प्रॉपर ब्लड फ्लो है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। जब हमारी ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा लिपिड्स जो होते हैं वो उसकी साइड्स पे, कोरोनरी वाली साइड्स पे क्या होते हैं, डेपोजिशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है। और उसी को ट्रीट करने के लिए हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। और इससे क्या होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, लीड करेगा क्रोनिक हार्ट डिसीज़। मीन्स किसके चांसेस रहते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर ब्लड अच्छे से आपके हार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, और अगर आपका हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके सर्कुलेट होकर आपके बॉडी के अदर पार्ट्स तक नहीं जाएगा, इट मीन्स हार्ट पे लोड बढ़ेगा, ठीक है। और उसी लोड की वजह से आपका जो हार्ट है वो हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आपने लिखा है कि कई बार क्या होता है कि जब हम डाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा लिपिड जो है फैट कंटेंट ले देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको क्या करती है, बर्न नहीं कर पाती। हम वो कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते, इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, अपनी हेल्दी लाइफ में खाना खाया, डाइट ली और हम आसानी से क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, इतना वर्कआउट नहीं करते हैं कि वो जो कैलोरीज हमारी बॉडी में, ये जो लिपिड्स हैं वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमें इतना वर्कआउट करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में जो है खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और जो है जो फैट हमारी बॉडी में डिपोजिट हो रहा है उसे हम इजीली क्या कर सके, बर्न कर सके कैलोरीज की फॉर्म में। उस पर क्या होता है कि अगर हम इतना वर्कआउट नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा हमारी बॉडी में, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जो प्लाज्मा लिपिड ट्रांसपोर्ट है, मींस प्लाज्मा लिपिड यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स में लिपिड डिपॉजिट हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लिपिड ट्रांसपोर्ट। मींस वो हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू इजीली पास आउट भी नहीं होगा क्योंकि उसका डिपोजिशन ज़्यादा स्टार्ट होते जा रहा है और उससे जो ब्लड है वो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू इजीली पास आउट नहीं होगा। और क्या रिजल्ट हो सकता है, डिसऑर्डर इन द सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस में, एंड डिग्रेडेशन ऑफ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। मींस जो आपके फर्दर अच्छे वाले गुड वाले जो लिपिड्स थे वो उनके सिंथेसिस में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जो बैड लिपिड्स हैं वो ज़्यादा कंटेंट होता जा रहा है आपकी बॉडी में। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर बॉडी के अंदर एक डिसीज़ आ जाती है तो वो इतनी ससेप्टेबल नहीं होती, इतनी इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है कि वो अदर बीमारियों से भी लड़ सके।
तो और ज़्यादा डिसीज़ आने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट लिखो कॉजेज़, हेडिंग डालो कॉजेज़, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। मैम जहाँ पे आपने खत्म करवाया था लिपिड लिपिड मेटाबॉलिज्म और प्लाज्मा। I'm repeated again last point. It results from abnormalities in lipid metabolism or plasma lipid transport or a disorder in the synthesis and degradation of plasma lipoproteins. Of plasma lipoproteins. किसको डिग्रेड करना है? जो हमने डाइट के थ्रू ली है। It results from abnormalities in lipid metabolism or plasma lipid transport or a disorder in the synthesis and degradation of plasma lipoproteins Done? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉजेस। फर्स्ट पॉइंट है इट इज कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल हैबिट्स। It is caused by lifestyle habits or treatable medical conditions सेकेंड पॉइंट लिखो ओबेसिटी। मैम लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या होंगे? चाउमीन मोमोज खाना। हाँ, मैंने अभी बताया कि हम डाइट लेते हैं और इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, हम आसानी से या चेयर पे बैठ जाते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद, तो उससे क्या होगा, वो कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं और फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी किस में आ रही हैं, हमारी लाइफस्टाइल में ही आती हैं कि हमारी हैबिट्स ऐसी बन चुकी होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट है ओबेसिटी, not exercising and smoking। मैम ओबेसिटी तो एक तरीके से रिजल्ट है मैम इसका। हाँ जी बेटा, हम जैसे फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो ओबेसिटी तो रिजल्ट है मैम, इसका कोज कैसे हो सकता है? मैंने अभी बताया ना कि क्या होता है कि पहले से ही कुछ बीमारियां होती हैं तो उन चांसेस में भी लिपिड्स ज़्यादा डिपॉजिट होने के और ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फैटी है, अब वो ऊपर से और फैटी वाला खाना खाएगा तो क्या चांस होंगे बताओ। तो ऊपर से पहले से इतना मोटा और ज़्यादा लिपिड्स लेगा और ज़्यादा फैटी डाइट लेगा तो और ज़्यादा क्या हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी और वीक हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपर लिपिडीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, नॉट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज नहीं करना। जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खा के हम रात को सो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा वॉकआउट करना चाहिए, हमें थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए, सुबह को जॉगिंग करनी चाहिए, जिससे कि वो जो फैट लिया है हमने वो इजीली बर्न आउट हो जाए। ठीक है, नॉट एक्सरसाइजिंग एंड स्मोकिंग करने से भी, एंड डायबिटीज़ कोई पेशेंट है वो डायबिटिक है, ठीक है, तो उसके तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो पहले से ही बहुत वीक होती है, उसकी जो हीलिंग पावर है बहुत ज़्यादा पुअर होती है। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि ब्लड की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, ऑलरेडी उसके ब्लड में इतनी शुगर होती है कि वो इजीली क्या होता है किसी बीमारी से लड़ ही नहीं सकता है। कॉमा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, किसी को पीलिया हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस,
and under active thyroid gland and under active thyroid gland। किसी को पहले से ही क्या हो, थायराइड हो, मीन्स वो भी एक तरह की डिसीज ही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो लिपिड्स आर heterogeneous mixtures of fatty acids and alcohol that present in the body क्लियर है, that present इन द बॉडी, कि जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स की फॉर्म में आपकी बॉडी में पहले से ही पड़े होते हैं। किस किस की फॉर्म में, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल की फॉर्म में। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द मेजर, नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर लिपिड्स in the bloodstream are cholesterol and its esters मैम ब्लड स्ट्रीम के बाद रिपीट कर देना मैम। Okay, I am repeated again. The major lipids in the bloodstream are cholesterol and its esters, triglycerides and phospholipids डन। यस मैम। कि जो लिपिड्स होते हैं वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से पहले ही वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस किस के फॉर्म में पड़े होते हैं, एस्टर्स की फॉर्म में पड़े होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में हमें इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि आपका साइक्लिक एएमपी था, देखो वो कार्डिक मसल्स में भी यूज़ हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, और फिर आपके जो है उसमें हाइपरटेंशन में भी यूज़ हो रहा था साइक्लिक एएमपी। ऐसे ही जीएमपी होता है, साइक्लिक जीएमपी होता है, उसको जनरेट करने में भी फॉस्फोलिपिड्स हमारी हेल्प करते हैं। और जैसे कि आपका कैल्शियम आयन होता है, ठीक है, और जैसे कि आपका IP3 होता है, इनोसिटोल पैराफॉस्फेट लिपिड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सभी जो सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं इन सब को जनरेट करने में हमारी कौन हेल्प करता है, फॉस्फोलिपिड्स। और अभी मैंने बताया कि फॉस्फोलिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन ट्राइग्लिसराइड्स, हेडिंग डालो ट्राइग्लिसराइड्स, इसके सामने लिखो सप्लाई एनर्जी फॉर द बॉडी, सप्लाई एनर्जी फॉर द बॉडी। ट्राइग्लिसराइड्स either meet immediate energy needs in muscles or
stored or stored as fat for future energy requirements। और हमारी बॉडी में किस वजह से किसकी फॉर्म में पड़े होते हैं, फैट की फॉर्म में पड़े होते हैं। फॉर फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स मीन्स, अंकित क्या बोल रहे हो बेटा? ये मसल्स के बाद से रिपीट कर दीजिए। मैंने आपको बताया ट्राइग्लिसराइड्स आइदर मीट इमीडिएट एनर्जी नीड्स इन मसल्स, कि जो मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, ट्राइग्लिसराइड्स। और स्टोर्ड एज फैट, ये स्टोर होते हैं फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर। और स्टोर्ड एज फैट फॉर फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीन्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हमें कब होगी, जब हम फास्ट वगैरह रखते हैं ना, कोई व्रत वगैरह रख लेते हैं और हम भूखे रहते हैं पूरा दिन, तो उस टाइम पे ये जो होती है, जो फैट होती है हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है, ये बर्न होती है और बर्न होके हमें भूख नहीं लगने देती। इसलिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस दिन पूरा दिन हम फास्ट इजीली रख पाते हैं। हमारी बॉडी को जो है एनर्जी महसूस नहीं, कि हम वीक एनर्जी हो रही है ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर हुई थी फैट, वो क्या होती है, वो बर्न हो रही है होती है लगातार और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये फैट जो स्टोर होती है हमारी बॉडी में, ये किस लिए होती है, फॉर दी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो नीचे, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स these are compounds that are used to make cell membranes, comma, generate second messengers, ब्रैकेट में लिख लो साइक्लिक AMP, GMP, IP3 कैल्शियम आयंस, cyclic AMP, GMP and IP3, calcium ions, and store fatty acids, तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी में सेकेंड मैसेंजर्स को जनरेट करते हैं। सेकेंड मैसेंजर्स आपने पढ़ ही लिए थे, क्या क्या रोल है उनका। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम आयन होता है, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर कैल्शियम जो है आपकी ब्लड में अगर उसका लेवल कम हो जाता है, आपके ब्लड में कैल्शियम की कंसनट्रेशन बहुत कम हो जाती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। थर्ड ईयर कॉलेजी पढ़ चुके हो आप, अरिदमिया सबने पढ़ लिया ना। क्या मैम, आप या डीपोलराइजेशन कम हो जाती है। मैंने क्वेश्चन पुट किया है कि अगर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड में अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उसका हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैम रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। मैम कंडक्शन नहीं होगा। हाँ बेटा डीपोलराइजेशन नहीं होता है, रीपोलराइजेशन डिले हो जाएगा, या डीपोलराइजेशन जो है वो डिले हो जाएगा, कम हो जाएगा। डीपोलराइजेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी,
डीपोलराइजेशन का मतलब तो पॉजिटिविटी बढ़ना होता है मैम। हाँ तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो वहाँ पे रिपोलराइजेशन होगा ना, फिर डीपोलराइजेशन कैसे होगा मैम? फिर बेटा आपने डीपोलराइजेशन मतलब होता है कि पॉजिटिविटी बढ़ना या निगेटिविटी कम होना। आपने थर्ड फेज पढ़ा है ना, वहाँ पे कैल्शियम अंदर आ रहा था, ठीक है, यही हो रहा था ना। और उसकी वजह से क्योंकि कैल्शियम जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा था अंदर, और उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम बाहर जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ रहा था, इसी वजह से तो जो पोटेशियम है वो बाहर आउट हो रहा था। और वो बेसिकली वहाँ पे कैल्शियम क्या कर रहा था, डीपोलराइजेशन कर रहा था। तो डीपोलराइजेशन का मैम रिपोलराइजेशन होगा तो वहाँ पे डिले हो रहा है, डिले हो रहा है रिपोलराइजेशन। हाँ डिले हो रहा है, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, वो डिले हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट देखो, डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो डीपोलराइजेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, यानी कि कैल्शियम। कैसे हो रहा है मैम फेज 3 में मैम? बेटा एक बार और अच्छे से देखना, ठीक है, कैल्शियम मैंने खोल लिया मैम, वही फेज 3 रिलैक्सेशन हो रहा है वहाँ पे मैम, इसमें डीपोलराइजेशन होगा। वो मैं डेफिनेट सी बात है मैम, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो डीपोलराइजेशन ही होगा, देखो पॉजिटिविटी कम होगी। सेकेंड फेज पे आपका जो कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, ठीक है, इस वजह से जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे आपने क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट पे रैपिड रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो रीपोलराइजेशन कब होगा, जब उससे पहले क्या होगा, डीपोलराइज हुआ है। तो डीपोलराइजेशन किसने कॉज किया है, आपके कैल्शियम ने कॉज किया है, ठीक है। इसे अच्छे से एक बार और पढ़ो, डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कैल्शियम, ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बेटा, थर्ड ईयर। तो सोडियम दिखा रखा मैम, सोडियम की एंट्री होगी तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। बेटा मैंने अपने फ्लो चार्ट में कहीं सोडियम नहीं लिखा, आपने सर वाला देखा होगा, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। मैं अपना टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करके आती हूँ, ठीक है। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये हमेशा याद रखना, डीपोलराइजेशन कोज करता है वो। और जो आप रैपिड रिपोलराइजेशन कह रहे हो वो डिले कर दे देता है, तो डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा था, इसलिए तो डिले हो रहा है रिपोलराइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, अर्जुन यस मैम। डाउट है बेटा अभी कोई, हम आगे नहीं करेंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता, ठीक है। डाउट है मैम। हाँ हाँ बताओ, मैंने जो चार्ट बनाया था आपने वो बनाया है फ्लो चार्ट, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो क्लिक करके भी भेजी हुई है, और मैंने सर वाले नोट्स भी देखे हुए हैं जो सर ने आपको सेंड किए हैं। उन्होंने आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ऐसे डिफरेंट 4-5 करके भेजे हुए हैं। क्या कह रहे हो मैम, एक बार रिपीट करो मैम, पहले कैल्शियम वाली बात ना। मैं ये कह रही हूँ जो कैल्शियम है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट करता है, आपके जो हार्ट है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी ना तो आपका हार्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिपोलेशन ज़्यादा होगी, मीन्स वो ज़्यादा रिलैक्स होगा, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जबकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखो रिपोलेशन ज़्यादा हो रही है, डिपोलेशन कम हो रही है, तो जो हार्ट है वो ब्लड पंप कैसे करेगा। तो इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगर आपके हार्ट के अंदर कैल्शियम अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम बाहर जाता है, ताकि जो आपका हार्ट का रिदम है ना वो नॉर्मल रहे। ये जो हार्ट का रिदम है ना ये इम्बैलेंस हो जाएगा अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया या ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या कहता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदम ऑफ योर हार्ट। मैंने आपको जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, मैंने यही चीज़ें तो बताई थी। उसमें क्या हो रहा था कि लोअर पार्ट ज़्यादा रिदम करता था, ठीक है, अपर पार्ट ज़्यादा ब्रीथ कर रहा था, तो उस वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से जो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ होती हैं, जिसे अरिथमिया कोज होता है, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। जो आयंस होते हैं इनकी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर, तब जाके होता है, ठीक है। और ये जो आयंस है होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जो आपको फर्स्ट वाले पोजीशन पे जो फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पे सोडियम अंदर जा रहा था तो वो डीपोलाइज कर रहा था, मीन्स आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, पोटेशियम जो है वो बाहर आया,
क्योंकि सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया था, तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम बाहर आया। तो पोटेशियम ने क्या किया, रीपोलराइजेशन कर दी कि आपका हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट था तो फिर रिलैक्स हो गया, रीपोलराइजेशन हो गई। फिर अब रिलैक्स हो गया, उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट तो करना है ना, तो उसके लिए फिर से कैल्शियम अंदर आता है। फिर कैल्शियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन कर दी। फिर कैल्शियम जो है अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रह सकता हार्ट। तो इसको बैलेंस करने के लिए थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, आपका पोटेशियम बाहर जाता है। पोटेशियम बाहर जाएगा तो लेकिन एकदम से क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो कर्व ऐसे नीचे आती है, मीन्स रैपिडली फॉल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड रिपोलेशन, कि हार्ट एकदम से क्या होता है, रिलैक्स होता है। यही चीज़ें थी, बस इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके मत देखो, बहुत इजी है ये। और बस इसी तरह से आप देखो, पहले सोडियम अंदर आएगा, फिर पोटेशियम बाहर जाएगा, फिर कैल्शियम अंदर आएगा, फिर पोटेशियम बाहर जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। और जो आपका प्लेट्यू फेस है, प्लेट्यू फेस पे क्या होता है कि वहाँ पे जो आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो बैलेंस हो जाती है, इसलिए प्लेट्यू फेस आता है। मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज अंदर हैं उतने बाहर नेगेटिव वाले हैं, या बाहर भी उतने ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेशियम जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज था, कैल्शियम है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स जितने बाहर है पॉजिटिव चार्ज उतना ही अंदर है। तो मीन्स ये बैलेंस होना चाहिए फॉर द कॉन्ट्रैक्शन और द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। क्लियर है? नहीं मैम। ठीक है, एक बार खुद पढ़ के आना और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुझसे पूछना क्वेश्चंस, ठीक है? अपने क्वेश्चंस लिख के लेके आना, ओके। ठीक है? तो हमने कहाँ तक किया है, फॉस्फोलिपिड्स कर लिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया सभी को क्लियर है या सभी को डाउट है? थर्ड ईयर? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है मैम। ओके बेटा, सभी और बच्चे बता दो बेटा, मैं आगे नहीं करवाऊंगी फिर। क्लियर है मैम। चलो ठीक है, आप फिर भी एक बार टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? हाइपरलिपिडीमिया may caused by individual lifestyle, ब्रैकेट में लिखो लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, आई एम रिपीटेड अगेन, हाइपरलिपिडीमिया आपने हेडिंग डाली है, उसमें लिखो हाइपरलिपिडीमिया may caused by individual lifestyle, कि कैसे होता है कि हर किसी की जो नॉर्मल लाइफ होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है? इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, ब्रैकेट में लिख लो लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड high consumption of fatty acids क्लियर है सभी को कि हर एक की जो लाइफस्टाइल वो डिफरेंट होती है, जैसे कि कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई ज़्यादा फैटी खाना खा लेता है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में लिखो मोर कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकली अगर किसी को हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है तो जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चा, आपका है, आपको क्लासिफिकेशन में सेंड कर देती हूँ फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है, वहीं से नोट डाउन कर लेना। हम फोटो अच्छा सा क्लिक करियो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ उसकी क्लासिफिकेशन एंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी 4 ही स्ट्रक्चर हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप 2 पेज छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है आपका कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट्स। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन लिखिए, 2 पेज छोड़ के आगे आपने हेडिंग डालनी है। अपना सिलेबस पास में रखो, कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट्स। डन? लिख लिया सभी ने? आप 2 के बजाय अगर आपकी कॉपी का पेज छोटा है तो आप 3 पेज भी छोड़ सकते हो। ठीक है, हेडिंग डालो कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट्स। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखो कोएगुलेशन, कि कोएगुलेशन प्रोसेस क्या होता है। कोएगुलेशन ऑफ blood, coagulation of blood comprises COMPRISES. Coagulation of blood comprises the formation of fibrin by a series of मैम माइक थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, मैम आवाज़ सही नहीं आ रही। okay. कॉम्प्राइजेस के बाद क्या मैम? Coagulation of blood comprises the formation of fibrin by a series of interactions among among a large number of protein factors and other substances नेक्स्ट लाइन में लिखो, नीचे नेक्स्ट पॉइंट बना के, blood coagulation process requires coagulation factors calcium and phospholipids तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है कि जो कोएगुलेशन प्रोसेस है, कोएगुलेशन का मतलब होता है कि जो आपका ब्लड है वो क्लोट कैसे होगा, कैसे जम जाएगा, खून कैसे जमेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक प्रोटीन, उसका नाम है फिब्रिन। ठीक है, और भी कई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़े हैं ब्लड फैक्टर्स होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी ब्लड कोएगुलेशन। इस ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस में हमें चाहिए कोएगुलेशन फैक्टर्स और क्या चाहिए, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स। हमें इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर हम क्या चाहते हैं कि ब्लड कोएगुलेट हो। लेकिन हम किस कंडीशंस में चाहते हैं कि जो ब्लड है उसका कोएगुलेशन हो जाए। कई बार क्या होते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है।
ठीक है, सर वगैरह में चोट लग जाती है, तो होता है कि कई बार इतना खून बह जाता है कि पेशेंट की क्या होती है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि उसके बॉडी से इतना ज़्यादा ब्लड जो है बाहर निकल चुका होता है, उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में नेचुरली हमारी बॉडी में हेपरिन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड कोएगुलेशन के लिए हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में उसके साथ साथ ही और क्या होता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और कैल्शियम होता है जो कि हमारी हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी से ज़्यादा जो ब्लड है वो रिलीज़ ना हो, ठीक है, वो वहीं पे जम जाए। और कितना टाइम होता है, 2 to 8 मिनट्स लगते हैं नेचुरली ब्लड को कोएगुलेट होने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड अगर हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा, ठीक है, तो हम पेशेंट को इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये जो हेपरिन होता है ये गॉड गिफ्टेड होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो कोएगुलेशन फैक्टर्स, कोएगुलेशन फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लो प्रोटीन्स। कोएगुलेशन फैक्टर्स हम किसे कहते हैं, प्रोटीन्स को कहते हैं, और उन प्रोटीन्स का क्या नाम है, फिब्रिन। कोएगुलेशन फैक्टर्स ब्रैकेट में लिखो प्रोटीन आर मैन्युफैक्चर्ड मीन्स इन जो कोएगुलेशन फैक्टर्स को, इन प्रोटीन्स को कौन बनाता है, लीवर, हमारा लीवर बनाता है इन्हें। These are manufactured by liver। नेक्स्ट लाइन में लिखो आयनाइज्ड। मैम हाँ जी बेटा। कोएगुलेशन के लिए विटामिन के भी कोई कंट्रीब्यूशन है उसका? विटामिन के वो तो हम डाइट से लेते हैं ना, हम बाहर से लेते हैं, ये हमारी बॉडी में अंदर ही होते हैं, ठीक है। विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो हम बाहर अपनी डाइट में खाना खाने के लिए हम बाहर से लेते हैं उसे, ठीक है। और जो मैं इनकी बात कर रही हूँ, हाँ जी, उसके इंजेक्शन भी आते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ इंजेक्शन हाँ, किस कंडीशन से वो देते हैं? इसी कंडीशन में आते हैं जब बहुत ज़्यादा ब्लड जो है आपकी बॉडी से निकल चुका होता है, और कई बार ऐसी चोट लग जाती है, अनीमिक कंडीशन में भी होता है, और जब आपको ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कई बार क्या होता है पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होती है ऐसी चोट लग जाती है कि उसे स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, लेकिन स्टिचेस लगाने के बाद भी ब्लड ऐसे निकलता है जैसे किसने टैप खुला छोड़ दिया हो, वेंस में से इतनी ज़्यादा फ्लो से ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है हॉस्पिटल में। जब मैं स्टिचेस लगा रही थी ब्लड इतना निकलता है कि वो स्टिचेस भी उसे नहीं रोक पाते, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे उसे इंजेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली तो हेपरिन अपना काम करता ही है, लेकिन कई बार चोट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में हम उसे ये इंजेक्शन देते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो आयनाइज्ड कैल्शियम। आयनाइज्ड कैल्शियम ब्रैकेट में लिख लो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। आयनाइज्ड कैल्शियम ब्रैकेट में लिखो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज is available in the blood, is available in the blood। तो कैल्शियम भी हमारे ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट होता है, हम जो दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, ठीक है, कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके थ्रू हमारे किस में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और सर्कुलेट होके हमारी बॉडी के ईच पार्ट को मिल जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। आयनाइज्ड कैल्शियम इज अवेलेबल इन दी ब्लड। नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉस्फोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स। फॉस्फोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स of cellular and platelet membranes।
प्लेटलेट मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं आपकी? थर्ड ईयर? यस मैम। प्लेटलेट्स कौन कौन सी होती हैं? कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए हमारी बॉडी में? 1.5 लाख। मैम 1.5 लाख से 4 साढ़े 4 लाख। 2 लाख तक। नहीं तो क्या हो जाएगा अगर प्लेटलेट्स गिर गई तो? हमें वीकनेस होगी मैम। और मैम उसके ऊपर आ रहे हैं कितने प्लेटलेट्स हैं, आदमी भी गिर सकता है। मतलब चांसेस हो सकते हैं कि या तो हमें वायरल फीवर है, या हमें डेंगू है, या हमें मलेरिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो तब भी गिर जाती है। ये मैम ये भी हो सकता है तुम्हारे। मैम कुछ भी नहीं हो तब भी गिर जाती है। बेटा इम्यूनिटी वीक होती है, आपकी जो बॉडी है उसमें जो है आपके ब्लड लेवल जो होता है, प्लेटलेट्स जो कम होती हैं, वो इट मीन्स इंडिकेशन होता है किसी डिसीज़ का। ठीक है, और हमें पता नहीं चलता। जैसे कई लोगों को कोरोना होकर वो ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि हमें कोरोना हुआ भी था। ठीक है, वो हमारी बॉडी है। रोहित को हो गया था मैम, रोहित को पता भी नहीं चला। हाँ बेटा, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। चलो बेटा बस बातें मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्यूलर एंड प्लेटलेट मेम्ब्रेन्स and provide a surface on which chemical reactions of coagulation takes place. मैम रिपीट मैम ये वाला पॉइंट। Phospholipids are components of cellular and platelet membranes and provide a surface on which reactions of coagulation takes place. On which chemical reactions of coagulation takes place. डन? यस मैम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स, टाइम अप हो गया मैम। एंटीकोएगुलेंट्स की हेडिंग डालो। चलो ठीक है, अटेंडेंस दो। आपका जो मेरा लेक्चर है मैं वो भी लूँगी, ये अंकिता मैम का लेक्चर था।